हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आपका आज बहुत बहुत स्वागत है 5 जून 2024 करंट अफेयर में। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज का है, तो इसको देखने के लिए प्लीज लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है 5 जून 2024 करंट अफेयर। कल 18th लोकसभा का क्या आया? इलेक्शन का रिजल्ट आया। ओके, उसके बारे में सबसे पहला न्यूज वही है जो कि हर एग्जाम में जब भी जनरल इलेक्शंस होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जब भी जनरल इलेक्शन होंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा लोकसभा का इलेक्शन था? 18th लोकसभा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला बात 18th लोकसभा इलेक्शन था यार। ओके, चलिए। और इस बार क्या हुआ, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली। मेजोरिटी के लिए अब लोकसभा में कितने सीट्स हैं? टोटल 543 सीट्स है। और गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कितनी सीट चाहिए? 272 सीट्स। इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इस बार किसी को मेजोरिटी नहीं आई है। बट सबसे लार्जेस्ट पार्टी कौन बना है? सबसे लार्जेस्ट पार्टी बना है बीजेपी। सबसे लार्जेस्ट पार्टी कौन बना है? बीजेपी। कितने सीट्स? 240 सीट्स। और उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी कौन बना है? कांग्रेस। कितने हैं? 99 सीट्स। लास्ट टाइम कांग्रेस के कितने थे? 52 सीट्स इन 2019 लोकसभा। और बीजेपी कितने थे? 302 या 303 सीट्स थे। समझ में आ गया? अब इस बार इसका मतलब क्या है? अगर किसी भी पार्टी को 272 सीट्स नहीं आए हैं तो क्या होगा? अब पार्टियां एक साथ आकर कोएलिशन बनाएंगी, अलायंस बनाएंगी। उसके बाद ही वो क्या गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। तो कोई भी क्लेम कर सकता है, जिसके पास 272 सीट्स होंगे वो क्लेम कर सकता है। अगर बीजेपी के पास होगा बीजेपी क्लेम कर सकता है, और कांग्रेस के पास होगा तो कांग्रेस क्लेम कर सकता है। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं एनडीए की और इंडिया ब्लॉक की। एनडीए और इंडिया ब्लॉक। सबसे पहले बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1980। पूछा जा सकता है 1980 में। कांग्रेस का लगभग 95 ईयर्स बिफोर, इससे बीजेपी के फॉर्मेशन से 95 ईयर बिफोर 1885 में 1885 में हुआ था। अब बीजेपी की का स्टैब्लिशमेंट कौन किया था? कौन बनाया था? फॉर्म कौन किया था? दो लीडर थे, लाल कृष्ण आडवाणी ओके और श्री अटल बिहारी वाजपेयी। अब दोनों लोग भारत रत्न हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। और कांग्रेस को कौन फॉर्म किया था? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम। और इनको अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, दोनों लोग भारत रत्न, इसको ध्यान दीजिएगा। अब एनडीए क्या है? किसी के, अब बीजेपी जो है, बीजेपी और कुछ और में उनके जो पार्टी मेंबर है, दूसरे पार्टी मेंबर, वो एक साथ आकर एक कोलिशन फॉर्म किए हैं। उसका नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये फॉर्मेशन कब हुआ था? 1998 में। ध्यान दीजिए। ओके, तो बहुत सारी पार्टियां एक साथ आकर एक कोलिशन बनाई है 1998 में। 1998 में किसके, कौन बनाया था यह? अटल बिहारी वाजपेयी के समय बना था। और इंडिया ब्लॉक, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 2023, जुलाई 2023 में हुआ था इंडिया ब्लॉक का। अब ना एनडीए का फुल फॉर्म क्या है? पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ओके, अब इंडिया का क्या है? ओके, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ओके, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। यहां पर भी लगभग 40 पार्टीज हैं जो एक साथ आई हैं और एक अलायंस बनाया है इंडिया ब्लॉक।
ओके, एनडीए को हराने के लिए। समझ में आ गया पक्का? अब एनडीए को कितने सीट्स मिले हैं? 292 सीट्स मिले हैं, 292 सीट्स मिले हैं। तो इसका मतलब क्या है? यह जो है 272 सीट्स क्रॉस कर चुके हैं। इसका मतलब यह गवर्नमेंट फॉर्म करने के प्रबल दावेदार हैं, तो यह प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं। अब इंडिया ब्लॉक को कितना मिला है? 234 सीट्स मिले हैं, लगभग लगभग 38 सीट्स कम है किससे? गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, क्लेम करने के लिए। समझ में आ गया? तो आपको पता चल गया है सब, नो प्रॉब्लम। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कुछ भी पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है बीजेपी का फॉर्मेशन कब हुआ है, एनडीए का फॉर्मेशन कब हुआ, उसका फुल फॉर्म क्या है। ओके, अब बीजेपी का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय जनता पार्टी। ओके, कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1885 में। किसके द्वारा? एओ ह्यूम द्वारा, एक ब्रिटिश ऑफिसर थे उनके द्वारा। और इंडिया ब्लॉक का फॉर्मेशन कब हुआ था? जुलाई 2023 में। उसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। कितने सीट जीती है? 234 सीट्स। उसमें से कांग्रेस कितनी जीती है? 99 सीट्स। ओके, और इंडिया ब्लॉक में सेकेंड लार्जेस्ट जो पार्टी है, इंडिया ब्लॉक के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है वो सपा है। ओके, समाजवादी पार्टी। कितने सीट जीती है? 37 सीट्स। इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है तृणमूल कांग्रेस है, टीएमसी, 29 सीट्स। फिर डीएमके है, 22 सीट्स। समझना है, इसको ध्यान रखिएगा। और एनडीए में आउट ऑफ 292 सीट्स, 240 सीट्स तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जीती। ओके, इसका मतलब यह जो है 272 सीट्स क्रॉस कर चुके हैं, तो गवर्नमेंट फॉर्म करने के प्रबल दावेदार हैं। यह प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं कि उनके पास मेजोरिटी है और वो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए तैयार है। अब देखना होगा कौन जाता है, वो डिपेंड करता है, 2-3 दिन में पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए नो डाउट करिए। ओके, सेकेंड न्यूज है, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 2 दिन पहले और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज दिए। क्या दिया? टोटल कितने वोटर्स थे 18th लोकसभा में? 98 करोड़ वोटर्स थे। उसमें से 64.4 करोड़ वोटर्स जो है पार्टिसिपेट किए, जाकर वोट दिए। मतलब 65% से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट किए और वोट दिए। देखते हैं उसमें क्या बोला है। सेकेंड न्यूज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसने बताया कि इस साल ओके 31.2 करोड़ जो वोटर्स हैं वो कौन है? फीमेल हैं, फीमेल वोटर्स हैं। ध्यान दीजिएगा, 31 जो कि पार्टिसिपेट किए हैं। ओके, वोटर्स तो ज्यादा हैं बट पार्टिसिपेट कितने किए हैं? 31.2 करोड़ वोटर्स जो है वो फीमेल है। अब बताइए, इतनी टेम्परेचर इतना ज्यादा था, कभी 46, 47, 48, उसके बावजूद भी ओके महिलाएं बाहर आई और अपना वोट कास्ट किए। ओके, अब टोटल कितने वोटर्स पार्टिसिपेट किए? 64.4% वोटर्स पार्टिसिपेट किए। 64.4 करोड़ वोटर्स पार्टिसिपेट किए आउट ऑफ 98 करोड़ वोटर्स। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी। अब तो बहुत से, अब समझ लो 31, चलो मान लो कि 31 करोड़ हमारे यहाँ फीमेल जो है वह वोट दी हैं। अब बहुत सारे कंट्री जो हैं उनका तो पॉपुलेशन ही 31 करोड़ नहीं। अब अमेरिका का जो पूरा पॉपुलेशन है वो 33 पॉइंट सम करोड़ है। ओके, लगभग उतने, पूरा पॉपुलेशन अमेरिका का जो है इतना है। आप समझ सकते हो यहाँ पे फीमेल कितना पार्टिसिपेट किया, विमेन एम्पावरमेंट कितना ज्यादा, कितना जो विमेन है यहाँ पर वह उत्साहित है वोट डालने के लिए। पक्का समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। तो यह हमारा कौन सा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है? ध्यान दीजिएगा, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन दिस प्लैनेट, ऑन दिस प्लैनेट मतलब अर्थ पे। अब ईसीआई का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1950s में। पूछा जा सकता है ईसीआई का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म ध्यान देना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुआ था? 1950 में। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूछा जा सकता है कि इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया किन किन का इलेक्शन करवाता है? एक तो हो गए प्रेसिडेंट,
प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राज्यसभा का इलेक्शन कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लोकसभा का इलेक्शन कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और विधानसभा का इलेक्शन कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। विधान परिषद का कौन करवाता है? जो विधान परिषद का मतलब हो गया जो स्टेट के अंदर जो अपर हाउस होते हैं, विधान परिषद। ओके, कौन करवाता? सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है। ओके, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इतना पावर कहां से मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन उसको उनको पावर देता है। आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक पूरा पावर मिला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, क्या कराने के लिए? इलेक्शन करवाने के लिए, फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने के लिए। समझ में आ गया? पक्का? इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। कितने फीमेल वोटर्स जो है पार्टिसिपेट की हैं 18th लोकसभा इलेक्शन में? 31.2 करोड़। और टोटल आउट ऑफ 90, टोटल कितने वोटर्स थे? 98 करोड़। उसमें से कितने वोटर पार्टिसिपेट किए हैं? 64.4 करोड़ वोटर्स जो है वह पार्टिसिपेट किए हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1950s में। और किस किस ऑर्गेनाइजेशन का ओके वह इलेक्शन करवाता है? प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद का। पक्का समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट न्यूज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके उसको देखते हैं। इंडिया रिसीव्ड हाईएस्ट, देखो इंडिया जो 2023-24 में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव किया है, किस कंट्री से सबसे ज्यादा रिसीव किया? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब जो फॉरेन कंट्री है सबसे ज्यादा जो इन्वेस्ट करती है किसी दूसरे कंट्री में, उसको बोला जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई दूसरी कंट्री जब दूसरे कंट्री में जाकर इन्वेस्ट करती है उसको क्या बोलते हैं? एफडीआई। तो इंडिया सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से, किस कंट्री से रिसीव किया है? ओके, तो सिंगापुर। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया रिसीव्ड द हाईएस्ट एफडीआई। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कहां से? सिंगापुर से। कितना? 11.77 बिलियन डॉलर, पर लास्ट ईयर से कम है। लास्ट ईयर 2020 कब का है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का। 2022-23 फाइनेंशियल ईयर से कम है। ये कितना है? 11.77 बिलियन डॉलर। और सेकेंड नंबर पर कौन है? मॉरिशस से रिसीव किया है। इंडिया सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहां से आया है? सिंगापुर से। ओके, और सेकेंड इन्वेस्टमेंट से ज्यादा कहां से आया है? मॉरिशस से आया है। ओके, कितना है? 6.72 पर 6.13 बिलियन डॉलर। 6.13 बिलियन डॉलर। अब आप लोग कहोगे सर सिंगापुर छोटी कंट्री है, मॉरिशस छोटी कंट्री है, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्या कैसे आता है? ये एक टैक्स हेवन कंट्री है। जो बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं वो क्या करती है? इस कंट्री के अंदर जाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है इस कंट्री के अंदर जाती हैं, वहां से जो है पैसा इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करती हैं, क्योंकि यहाँ पे टैक्स बहुत कम पे करना पड़ता है। तो एक तरीके से इन सब कंट्रियों को क्या बोलते हैं? टैक्स हेवन कंट्री। इसलिए इसके थ्रू मतलब वो डायरेक्ट नहीं आते हैं, वो दूसरी कंट्री को होकर आते हैं। कौन कौन सा? सिंगापुर और मॉरिशस। समझ में आ गया? और तीसरा कौन है? कहां से आया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? अमेरिका से इन्वेस्टमेंट। कितना? 4.99 बिलियन डॉलर। समझ में? और टोटल जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो कितना आया है 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में? ओके, 44.78 बिलियन डॉलर, अराउंड 78 बिलियन डॉलर जो आया, जो कि 3.5% कम है लास्ट ईयर से, लेस देन 2022-23 फाइनेंशियल ईयर।
एक किसमें है, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में डायरेक्ट फैक्ट, ओके, विच इज 3.5% लेस देन 2022-23 फाइनेंशियल ईयर। समझ में आ गया। सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहां से आया है, सिंगापुर से, ओके, कितना 11.77। सेकंड पे कौन, मॉरिशस 6.13 बिलियन। फोर्थ पे कौन है, अमेरिका 4.99 बिलियन। टोटल कितना है, अराउंड 45 बिलियन डॉलर आया, जो कि लास्ट ईयर से लगभग 3.5% कम है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर से। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग वीडियो पॉज करके प्लीज। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ वन है वर्ल्ड बाइसिकल डे। वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया जाता है, 3 जून को मनाया जाता है, ओके। पहली बार कब मनाया गया था, 2018 में मनाया गया था। कौन प्रपोज किया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, ओके, यूनाइटेड नेशन की बॉडी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। अब 2024 की का जो थीम है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है, ये पूछा जा सकता है। थीम हर साल किसी न किसी एग्जाम में एक जरूर पूछे जाते हैं, तो हमको पता नहीं कौन पूछे जाएंगे, इसलिए हमको हर थीम पढ़नी पड़ेगी, ओके। तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रमोटिंग थीम 2024 है, ध्यान दीजिएगा, प्रमोटिंग हेल्थ। अब बाइसिकल से रिलेटेड है तो हेल्थ को प्रमोट करेंगे, इक्विटी को प्रमोट करेंगे। अब ज्यादा अगर बाइसिकल यूज करेंगे तो क्या होगा, इन्वायरमेंट को कम नुकसान होगा ही नहीं, ओके। एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू साइकिल, ओके। अगर हम छोटे डिस्टेंस पे जाते हैं, मान लो 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, अगर 2 व्हीलर से अच्छा है, मतलब अगर हम साइकिल से जाएं तो क्या होगा, सबसे पहली बात तो है कि जो फ्यूल का बर्निंग होगा वो अपने आप कम हो जाएगा और हमारा हेल्थ सही हो जाएगा। थोड़ा समय तो लगेगा पर हमारा हेल्थ सही हो जाएगा और इन्वायरमेंट को भी फायदा होगा। बात समझ में आ गया, ओके। तो इसलिए मनाया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमोटिंग हेल्थ, इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू साइकिलिंग, पक्का। जब साइकिलिंग करेंगे तो हेल्थ क्या होगा, हमारा अच्छा होगा, पैसा जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा करके इन्वेस्ट करते हैं वो सही कम हो जाएगा और इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल है, नो प्रॉब्लम, ओके। नेक्स्ट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, होलंगा पार गिब्बन सैंक्चुरी कहां पर है, ओके। होलंगा पार गिब्बन सैंक्चुरी कहां पर है। अब गिब्बन, अब पूछा जा सकता है गिब्बन क्या है सर, यह मंकी की स्पेसीज है, ओके, क्या है, मंकी स्पेसीज है। और सबसे स्मॉलेस्ट मंकी होते हैं और सबसे स्मार्टेस्ट मंकी होते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, स्मॉलेस्ट एंड स्मार्टेस्ट, ओके, गॉट इट। जो ये होलंगा पार गिब्बन सेंचुरी है कहाँ, जोरहट में, आसाम की एक डिस्ट्रिक्ट है जोरहट, वहां पर है। अब ये न्यूज में क्यों, क्योंकि इस जो ये सेंचुरी है यहीं से रेलवे ट्रैक पास हो रहा है और ये जो गिब्बन है वहां पे बहुत ज्यादा प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो एक्सीडेंट से बचने के लिए जो ट्रैक है, क्योंकि गिब्बन जो है, जो मंकी है, वो एक जगह से दूसरी जगह उछलते रहते हैं, अगर वहां से ट्रैक पास होगा, ट्रेन पास होगा, तो एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो यहीं पर क्या किया जा रहा है, कैनोपी से जो रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर ब्रिज बनाया जा रहा है कैनोपी से, जिससे कि जो एक गिब्बन्स है, ओके, वह एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सके, कोई और एनिमल जो है उस जो सेंचुरी में रहते हैं वो भी आराम से जा सके, तो उनके जान पर कोई खतरा ना हो, इसलिए क्या बनाया जा रहा है, कैनोपी ब्रिज बनाया जा रहा है, इसलिए न्यूज में है, ध्यान दीजिएगा। रेलवे ट्रैक पास हो रहा है यहां से,
रेलवे ट्रैक पासिंग फ्रॉम होशंगाबाद, होशंगाबाद गिब्बन सेंचुरी, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, होशंगाबाद गिब्बन सेंचुरी, फ्रॉम होशंगाबाद गिब्बन सेंचुरी। तो यहीं पर क्या बनाया जा रहा है, कैनोपी ब्रिज, कैनोपी ब्रिज। अब कैनोपी ब्रिज या तो प्लास्टिक का बनाया जा सकता है, या जो पेड़ पौधे हैं उन्हीं के टहनियों से बनाया जा सकता है, किसी भी तरीके से ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सकता है कि उनको लगे कि यह जो है पेड़ और पौधे ही है। ओके, और उसमें खेलते हुए आराम से अपने ट्रैक को पार कर सके और उनका एक्सीडेंट न हो सके। समझ में आ गया? तो यह कैनोपी ब्रिज बना कौन रहा है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडिया बना रहा है विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। समझ में आ गया? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो बना रहा है इसको, कैनोपी ब्रिज को, विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, तो रेलवे की सहायता से बनाया जा रहा है। अब जो गिब्बन है न्यूज में आ गया, तो इसके बारे में समझ लेते हैं हम। अब गिब्बन कहाँ पाया जाता है, साउथ ईस्ट, जो साउथ है साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, ये एक ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एनिमल है, मतलब ट्रॉपिकल एरिया और सब ट्रॉपिकल एरिया में ही पाया जाता है, ट्रॉपिकल। ओके, साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। अब साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा, तो नॉर्थ ईस्ट में पानी होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, साउथ ईस्ट एशिया के फॉरेस्ट में पाया जाता है। और ये आयुसियन रेड डेटा लिस्ट में इंडेंजर्ड है, आयुसियन रेड डेटा लिस्ट में इंडेंजर्ड है, खतरा इसके ऊपर ज्यादा है, इंडेंजर्ड है। समझ में आ गया? तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो गिब्बन है उसका आयुसियन स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, लिस्ट अफेक्टेड या एक्सटिंक्ट, मतलब जो खत्म हो चुके हैं, तो इंडेंजर्ड है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ओके, सैंक्चुरी से रिलेटेड है और नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है होलंगाबाद गिब्बन सैंक्चुरी कहां पर है, जोरहट असम में, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसी से रेलवे ट्रैक पास हो रहा है, तो इन जो एनिमल जो इस सेंचुरी में रहते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए वहां पे क्या बनाया जा रहा है, कैनोपी ब्रिज, सेम टाइप के इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए, जिससे उनके एक्सीडेंट बच जा सके और वो आराम से खेल कूदते हुए ओके ट्रैक को पार कर सके। पक्का समझा? रेलवे ब्रिज बनाया जाएगा इस तरीके से। गॉट इट? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो एट ताइवान ओपन, ताइवान एथलेटिक ओपन, ओपन गोल्ड मेडल इन जेवलिन। जब भी जेवलिन थ्रो का नाम आता है और गोल्ड मेडल मिला है, तुम्हारे दिमाग में एक ही नाम आएगा, नीरज चोपड़ा, पर इस बार नीरज चोपड़ा नहीं। ओके, कौन किसको मिला है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डीपी मनु, डीपी मनु, इनको मिला है गोल्ड मेडल। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, कितने दूर तक फेंके हैं, 81.58 मीटर। और अगर ऐसा पूछता है एट ताइवान एथलेटिक ओपन जेवलिन थ्रो में किसको गोल्ड मेडल मिला है, नीरज चोपड़ा का ऑप्शन जरूर रहेगा। अगर आप पढ़े नहीं रहोगे तो आपको लगेगा दिमाग में कि नीरज चोपड़ा ही है, तो आप टिक करोगे तो हम प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, डीपी मनु को मिला है, इसलिए न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ आ गया? पक्का नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, फर्स्ट
हाई कोर्ट, फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया टू implement menstrual leave for women. ओके अब उनको मेंस्ट्रुअल, जैसे औरतें होती हैं उनको मेंस्ट्रुअल होते हैं, ओके जो मासिक धर्म होता है महीने में 2-3 दिन का होता है। अब उसके चक्कर में कौन सा पूछा जा सकता है, पहला हाई कोर्ट है जो कि अगर हाई कोर्ट में काम करने वाली जो महिलाएं हैं अगर उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उनको 2 से 3 दिन का लीव दिया जाएगा। किस हाई कोर्ट में? और वो हाई कोर्ट जो है इंडिया का पहला हाई कोर्ट बना है, इसलिए पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वीमेन, ओके कौन है वो? सिक्किम हाई कोर्ट, सिक्किम हाई कोर्ट, सिक्किम हाई कोर्ट, ध्यान देना एचसी मतलब हाई कोर्ट, ओके। सिक्किम हाई कोर्ट ने क्या किया, सिक्किम हाई कोर्ट में जितनी भी औरतें हैं काम करती हैं तो उनको अगर मेंस्ट्रुअल है तो उनको लीव दिया जाएगा 2 से 3 दिन के लिए। और सिक्किम हाई कोर्ट जो है कंट्री का सबसे स्मॉलेस्ट हाई कोर्ट है, स्मॉलेस्ट हाई कोर्ट है, केवल 9 पीपल काम करते हैं, 9 एम्प्लॉय काम करते हैं वहां पर, काम करते हैं, ओके जिसमें से क्या है 3 जज हैं एंड 1 वीमेन ऑफिसर है और अदर कर्मचारी हैं। समझना क्या? पक्का? तो जब कोई चीज पहली बार होता है ना वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला हाई कोर्ट बना है इंडिया में जो कि विमेन को मेंस्ट्रुअल लीव जब आता है उसके लिए लीव दिया जाएगा, छुट्टी दिया जाएगा 2 से 3 दिन के लिए महीने में, ओके तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट फीमेल ब्रिगेडियर फ्रॉम अ माइनॉरिटी कम्युनिटी, फर्स्ट फीमेल ब्रिगेडियर फ्रॉम अ माइनॉरिटी कम्युनिटी, देखते हैं फर्स्ट फीमेल ब्रिगेडियर फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी, उनका नाम क्या है? डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट, डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट, समझना क्या? आराम से निकलो, हेलेन मैरी रॉबर्ट, इनका नाम क्या है? डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट। पूछा जा सकता है कि फर्स्ट फीमेल ब्रिगेडियर फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी, ओके जिसका नाम है डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट, वो किस देश की है, मतलब किस देश की ब्रिगेडियर बनाएगी, किस देश के आर्मी की ब्रिगेडियर बनाएगी, पूछा जा सकता है क्योंकि पहली बार है, पहली बार हो रहा है। तो ये कहाँ है? हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, ओके तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली फीमेल ब्रिगेडियर फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट वो किस कंट्री की ब्रिगेडियर बनी है? वो पाकिस्तान की बनी, और एक क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन कम्युनिटी की, ओके और एक डॉक्टर है, पैथोलॉजिस्ट है, ध्यान दीजिएगा पैथोलॉजिस्ट है, और लगभग लगभग 26 ईयर सर्व की कर चुकी हैं पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में, 26 ईयर्स क्या करें सर्व कर चुकी हैं, पैथोलॉजिस्ट है। तो उनका नाम इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट, ब्रिगेडियर हैं, पहली ब्रिगेडियर है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से, कहां पर? पाकिस्तान में, ओके तो पाकिस्तान हो गया इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। पैथोलॉजिस्ट मतलब जो डॉक्टर है और 26 ईयर्स काम कर चुकी हैं पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, ओके
फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट इन मैक्सिको, पहली विमेन प्रेसिडेंट है मैक्सिको की, नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली विमेन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट, जब भी कभी पढ़िए अगर पहली बार कुछ होता है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको, उनका नाम क्या? क्लॉडिया सिनबॉम। ओके, क्लॉडिया सिनबॉम उनका नाम है, और इन्होंने 60% से ज्यादा वोट लिया है, 60% से ज्यादा वोट लिया, और लेफ्टिस्ट मोरेना पार्टी की है, लेफ्टिस्ट मोरेना पार्टी की, मोरेना पार्टी की, लेफ्टिस्ट मोरेना पार्टी। और मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी, बहुत सिंपल सा है, मैक्सिको सिटी, नाम ही क्या है? मैक्सिको सिटी। अब मैक्सिको का किस कॉन्टिनेंट के अंदर आता है? हमको पता है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, अमेरिका से जस्ट साउथ में है। ओके, और उसका वेस्टर्न पार्ट जो होता है वो पैसिफिक ओशन में, ईस्टर्न पार्ट जो होता है गल्फ ऑफ मैक्सिको, या आप बोल सकते हो अटलांटिक ओशन। पक्का समझ में आ गया? इसका जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप देख लीजिएगा। ओके, क्योंकि यह न्यूज में आ गया। तो पहली वीमेन प्रेसिडेंट मैक्सिको की कौन है? क्लॉडिया सिनबॉम। ओके, 60% उससे ज्यादा वोट ली हैं, और लेफ्टिस्ट मोरेना पार्टी की मेंबर हैं, लेफ्टिस्ट मोरेना पार्टी की, नो डाउट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा का इलेक्शन हुआ है। ओके, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में, प्रदेश एंड सिक्किम, इलेक्शन हुआ है लेजिस्लेटिव असेंबली का। अब पूछा जा सकता है आपसे कि जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें कितने, लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने सीट्स हैं? तो ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 सीट्स हैं, और सिक्किम असेंबली में कितने सीट्स हैं? 32 सीट्स हैं। ओके, रिजल्ट भी आ गया, 46 सीट्स बीजेपी ने जीता है। ओके, 46 सीट बीजेपी ने जीता था। गवर्नमेंट बनाने के लिए कितने सीट चाहिए होते हैं? 31 सीट्स। ओके, और बीजेपी ने जीता है कितना है? 46 सीट्स, और 66 सीट्स में से 10 सीट्स ऐसे थे जहां पे अपोजिशन पार्टी खड़ी ही नहीं थी, तो 10 सीट जो है बीजेपी ने निर्विरोध जीत लिया। ओके, और 32 सीट्स में से 31 सीट्स, ओके, जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी, नाम सुनिए, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ने 32 में से 31 सीट्स जो है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ने जीता है। समझ में आ गया? पक्का? तो पूछा जा सकता है डायरेक्टली एग्जाम में कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में जो विधानसभा के सीट्स हैं कितने होते हैं, कितने हैं? तो 60 सीट्स अरुणाचल प्रदेश में है और 32 सीट्स सिक्किम में है। तो उनका जियोग्राफिकल लोकेशन देखिएगा कि सिक्किम इंडिया के किस स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, या सिक्किम जो होता है किस इंटरनेशनल मतलब किस कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है? नेपाल से करेगा और करता है, और भूटान से करता है, और नॉर्थ में जो है तिब्बत से करता है, जो कि चाइना के कब्जे में। समझ में आ गया? पक्का? अब उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश से पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश किससे करता है? चाइना से करता है और म्यांमार से करता है। समझ में आ गया? पक्का? 100%। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम मिलेंगे 6 जून 2024 करंट अफेयर्स के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा। ओके, बाय।